हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सब लोग अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कुछ भी करिएगा लेकिन स्टडी ब्रेक मत करिएगा कोई भी, तो अपना स्टडी करते रहिएगा। चलिए, हम लोग कल सितंबर की जो बोले थे कि भैया वाली नोट्स है, सितंबर की पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स, उसकी 12th पेज तक हो गई है, प्लेलिस्ट में होगी। और इसके आगे मतलब 13 से करना है, 13 पेज नंबर से आज ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से करना है पौंग बांध। जो पौंग बांध है, पौंग बांध जिसे ब्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्र भूमि में ब्यास नदी पर है। जो पौंग बांध है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। ये शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्र भूमि में ब्यास नदी पर है। पौंग बांध को यदि ब्यास बांध भी कहते हैं तो ब्यास बांध से आएगा तो हिमाचल प्रदेश लगा सकते हैं हम लोग, नदी के मतलब बहाव के वजह से। और पौंग बांध भी इसे कहते हैं, ब्यास बांध को। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट आरोहण का शुभारंभ किया है। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट आरोहण का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य टोल प्लाज्मा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को समर्थन प्रदान करना है। अगला देखते हैं। कह रहा है मत्स्य शक्ति योजना, मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री द्वारा किया गया। तो मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कौन किया? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाना है। उद्देश्य क्या है मत्स्य शक्ति परियोजना का? तो अल्पसंख्यक समुदाय मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाना। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस वे रणनीतियां हैं जिनमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण, पुनर्स्थापना और सतत उपयोग करके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण चुनौतियों का समाधान किया जाता है। अगला कह रहा है, अगला न्यूज है कि इनमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन शामिल है। अगला है कि आईयूसीएन तमिलनाडु के पाक खाड़ी स्थित भारत के डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता प्रदान की है। अभी पिछली वीडियो में मैंने आईयूसीएन की हेडक्वार्टर के बारे में बताया था और इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी बताई थी, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आईयूसीएन ने तमिलनाडु के पाक खाड़ी स्थित भारत के डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता प्रदान कर दी है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर जल थल अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के साथ जल प्रहार 2025 का संयुक्त अभ्यास किया। किसने? भारतीय नौसेना ने। किसके साथ? तो पूर्वी समुद्री तट पर जो जल थल अभियान है उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के साथ किए जल प्रहार संयुक्त अभ्यास किया। और जिला मजिस्ट्रेट बारामूला ने लचीपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रतिबंधित 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही जिप्सम खनन इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया। किसने? तो जिला मजिस्ट्रेट बारामूला ने लचीपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रतिबंध 1 किलोमीटर जो दायरे में चल रही थी जिप्सम की खनन, उसको बंद करने का आदेश दे दिया है, प्रतिबंध लगाया है कि खनन नहीं होगी। उसके बाद दिया है कि यह जम्मू कश्मीर कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लचीपोरा गांव के पास स्थित है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लचीपोरा गांव के पास स्थित है। कौन सा? तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य है, लचीपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला देखते हैं कि यह झेलम नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह भी याद रखना है कि यह झेलम नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, बारामूला जिले के पास, लचीपोरा गांव के पास। ठीक है, और 1987 में स्थापित इस अभ्यारण्य का निर्माण मुख्य रूप से मारखोर नामक जंगली बकरी प्रजाति के संरक्षण के लिए किया गया था। तो ये जो अभ्यारण्य है 1987 में स्थापित हुई और इसका निर्माण किस लिए किया गया था? तो मारखोर नामक एक जंगली बकरी प्रजाति है, उसी को संरक्षण देने के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाता है 24 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को मनाया जाता है। इतना न्यूज हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट है, इसमें दिया है कि फोटोकैटेलिसिस एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ कैटलिस्ट की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला ने 28 सितंबर 2025 को अपने परिचालन के 10 वर्ष पूरे कर लिए। किसने? तो एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला है। ये इसने 28 सितंबर को 10 साल पूरे कर लिए हैं। एस्ट्रोसैट भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला है। पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसैट, याद रखना है, जिसे ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला देखते हैं
कि बिहार के 2 नए रामसर स्थल में शामिल हो गए हैं। तो अब टोटल कितने रामसर स्थल हो गए आप अभी बताएंगे। अभी चल रहा है दिसंबर, ठीक है, तो दिसंबर मंथ में कितनी है पूरी टोटल मिला के आप बताएंगे। तो ये 2 कौन कौन से नए हैं बिहार के रामसर स्थल? तो गोकुल गोकुल जलाशय है, बक्सर है, मतलब बिहार के बक्सर जिले में है गोकुल जलाशय। दूसरा है उदयपुर झील, ये पश्चिमी चंपारण में है। ये कहाँ पे है? बिहार में। तो बिहार के 2 है, गोकुल जलाशय बक्सर में और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में। आ सकता है एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में आता है। रामसर स्थल हो, आर्द्र भूमि हो, अभयारण्य हो कोई, या फिर रिजर्व हो, टाइगर रिजर्व वगैरह, ये सब। हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। तो पूछेगा ऐसे कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड इकोनॉमिक यूनेस्को की साइट से वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। और ये कहाँ पे है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगला देखते हैं। उसके बाद दिया है कि इसमें ही दिया है कि इसके साथ ही भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व का इस सूची में शामिल हुआ है। अगला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल शुरू की है और यह एक संरचित मेंटरशिप और सहयोगात्मक कार्यवाही कार्यक्रम है जिसमें 72 शहर मेंटर और लगभग 200 मेंटी शहर शामिल हैं। तो पढ़ रहे थे कि यह एक संरचित मेंटरशिप सहयोगात्मक कार्यवाही कार्यक्रम जिनमें 72 शहर और मेंटर और लगभग 200 मेंटी शहर शामिल हैं। अगला दिया है ग्रेटर नोएडा में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। तो पूछेगा कि ये यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ। यूपी सरकार ने वाराणसी में एक प्रमुख आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की। गोंडा बस्ती कहाँ तो गोंडा बस्ती मिर्जापुर आगरा मेरठ में नई आयुष मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो मेडिकल कॉलेज यूपी के सरकार खोल रही है आयुष मेडिकल कॉलेज कहाँ तो गोंडा बस्ती मिर्जापुर आगरा मेरठ, ठीक है, ये याद रखना है जिलों का नाम। और एक प्रमुख आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की घोषणा किसने किया है? यूपी सरकार ने। कहाँ पे किया है? तो वाराणसी में किया है, ये भी न्यूज है, वाराणसी में किया है। अगला देखते हैं 22 सितंबर 2025 को मिशन शक्ति का 5वां चरण प्रारंभ किया गया। 22 सितंबर 2025 को मिशन शक्ति का कौन सा चरण है? 5वां। एएसआई ने सारनाथ में संशोधित पट्टिका लगाने की घोषणा की जिसमें बाबू जगत सिंह को प्रारंभिक उत्खनन व संरक्षण का श्रेय दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर है। बिहार का मुजफ्फरपुर इंस्पायर अवार्ड योजना में देश का शीर्ष नवाचार जिला बना है। मुजफ्फरपुर शीर्ष जिला बना है किसमें? तो इंस्पायर अवार्ड योजना में देश का शीर्ष नवाचार जिला बना है मुजफ्फरपुर। इनोवेशन क्या बोल रहा है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में आयोजित इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2025 के मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड का पुरस्कार दिया है। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये केंद्र मंत्री है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत, ये दिल्ली में आयोजन हुआ था क्या? इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2025, इंडिया ट्रैवल अवार्ड 2025। इसी में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को क्या दिया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इंदौर शहर को भारतीय आयोग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन सिटी का प्लेटिनम प्रमाणन दिया गया। यानी ग्रीन सिटी का प्लेटिनम प्रमाणन किसको मिला है? तो इंदौर शहर को मिला है जो कि स्वच्छता में आगे है, शीर्ष है। आगे दिया है कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में दिन को 30 मुहूर्तों प्रत्येक लगभग 48 मिनट में विभाजित किया गया है। किसको? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में दिन को 30 मुहूर्तों प्रत्येक लगभग 48 मिनट में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आधारशिला रखी। किसने? मोदी जी ने। कहाँ पे? तो राजस्थान के बीकानेर में, और भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आधारशिला रखी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बना जिसने एकीकृत हीट व कूलिंग कार्य योजना शुरू की। अब पूछ देगा कि एकीकृत हीट और कूलिंग कार्य योजना किसने शुरू किया? तो भुवनेश्वर का है भुवनेश्वर भारत का पहला शहर जो बना है भुवनेश्वर बना है, जो कि एकीकृत हीट व कूलिंग कार्य योजना शुरू किया है। अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर क्षेत्र में गैस्ट्रोकाइलस पेचई आर्किड की खोज की गई जो पूर्व में केवल म्यांमार में ज्ञात थी। कौन सी? तो अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर क्षेत्र में गैस्ट्रोकाइलस पेचई आर्किड की खोज की गई जो पूर्व में केवल म्यांमार में ज्ञात थी। फिर अगला दिया है
कि डोंग डोंग अभी पढ़े थे ना, डोंग डोंग भारत का पूर्वोत्तम गांव है जो प्रतिदिन सबसे पहले सूर्य की किरणें देखता है। तो ये डोंग तो हम लोग कुछ अलग हिमाचल प्रदेश का पढ़े थे लेकिन ये जो डोंग है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पूर्वी गांव है ये, जहाँ सबसे पहले वो पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ता है। सूर्य की किरणें सबसे पहले वही अरुणाचल प्रदेश से आता है, मतलब निकलता है सूर्य वहाँ, और यही डोंग गांव पर पड़ता है। अगला दिया है कि तमिलनाडु स्थित वीवो चिदम्बरनार बंदरगाह थुथुकुडी पर भारत की पहली पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना प्रारंभ की गई है। अब क्वेश्चन बनेगा कि पहली पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का प्रारंभ कहाँ किया गया है? सबसे पहली बात तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में वीवो चिदम्बरनार बंदरगाह में किया गया है। कहाँ पे है? थुथुकुडी में। और यही दिया है। आगे चलते हैं। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण जिसका कारण है नाइगलेरिया फाउलेरी नामक दुर्लभ परंतु घातक अमीबा है। ये केरल में है ब्रेन ईटिंग अमीबा, जो कि बहुत संक्रमण रोधी है। और ये जो नाइग्लेनिया फाउलेरी नामक दुर्लभ, ये कौन सा है? तो नाइग्लेरिया फाउलेरी नामक दुर्लभ परंतु घातक अमीबा है ये। अगला और यह दिया है ना कि यह गर्म मीठे जल स्रोतों जैसे तालाब, कुएं और नदियों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाभारत सर्किट योजना के तहत बरनावा यानी बागपत जिला बरनावा स्थित लाक्षागृह के समेकित पर्यटन विकास की योजना को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहाँ पे? तो बरनावा कहाँ है? बागपत जिले में। उसके बाद दिया है कि राजस्व अधिशेष की स्थिति वाले कुल 16 राज्यों में यूपी अग्रणी है। राजस्व अधिशेष की स्थिति में कुल 16 राज्यों में यूपी अग्रणी है। अगला दिया है इसमें कि पीएम मोदी ने भारत के पहले फ्रेट विलेज माल ढुलाई गांव की आधारशिला राल्हुपुर क्षेत्र यानी रामपुर वाराणसी में रखी। पूछेगा कि भारत के पहले फ्रेट विलेज यानी माल ढुलाई गांव की आधारशिला कहाँ रखी? राल्हुपुर क्षेत्र, ये रामपुर में, वाराणसी के रामपुर में। ठीक है, अगला देखते हैं। दिया है कि CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में भारत के पहले स्वास्तिक आकार के कमल उद्यान का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। अब स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटन हुआ? तो लखनऊ में किया गया, CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा। उसके बाद बोल रहा है कि यूपी में अनोखी दुनिया नामक पूरी तरह सिरेमिक कचरे से निर्मित दुनिया का पहला पार्क खुर्जा बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये यूपी में है। कौन सा? तो दुनिया का पहला पार्क खुर्जा बनाया गया है। कैसा पार्क? अनोखी दुनिया नामक पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से निर्मित बनाया गया है पहला पार्क खुर्जा। अगला दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से यूपी में मनरेगा योजना के तहत किए गए कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी और योजना बनाने के लिए युक्त धारा पोर्टल GIS संचालित पोर्टल के साथ एकीकरण किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यूपी के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिकरण का नया अध्यक्ष अनुपम गुप्ता को नियुक्त किया है। तो पर्यावरण जो है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यूपी के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष अनुपम गुप्ता को बनाया है, याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला दिया है कि नोएडा में पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन नोएडा में किया गया। पीएम मोदी ने राजस्थान में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। किसने? तो मोदी जी ने रखी है बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला। दुनिया का सबसे बड़ा आंख अस्पताल अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की न्यू मस्तिचक्र सारण बिहार में रखी गई है। पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आंख अस्पताल कौन सा है? तो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है, जो इसी की न्यू कहाँ रखी गई है? तो मस्तिचक्र सारण बिहार के सारण में। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा है। अगला देखते हैं कि जो पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन MSME मंत्रालय द्वारा बोधगया कन्वेंशन सेंटर बिहार में किया गया। अब पूछेगा ऐसे ही कि विश्वकर्मा, जो पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय जो SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ रखा गया है? तो ये MSME मंत्रालय द्वारा बोधगया कन्वेंशन सेंटर बिहार में रखा गया। बिहार में बोधगया कन्वेंशन सेंटर में रखा गया है। किसके द्वारा? MSME द्वारा। नेक्स्ट है कि केरल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग का गठन किया है।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केरल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग का गठन किया है। किसने किया है? केरल ने। केंद्र सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन योजना के तहत सिक्किम में स्थित चोला और डोकलाम क्षेत्र को पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की है। किसने? केंद्र सरकार ने। भारत रणभूमि दर्शन योजना के तहत, किस योजना? रणभूमि दर्शन योजना के तहत सिक्किम में कौन कौन से हैं? जो चोला है और डोकलाम है, डोकलाम क्षेत्र, इन दोनों को पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की है। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन दिल्ली के ओखला में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन दिल्ली के कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के ओखला में। अगला देखिए कि आंध्र प्रदेश को रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े और आधुनिक क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन इंदिरा डाक मुंबई महाराष्ट्र में किया है। इंदिरा डाक मुंबई महाराष्ट्र में किया है। पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े और आधुनिक क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन इंदिरा डाक मुंबई महाराष्ट्र में किया है। अगला दिया है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोरडो गांव यानी कच्छ जिला में घोरडो गांव, इसी को चुना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसको चुना है? तो घोरडो है कि धोरडो ही है। धोरडो गांव कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में, इसी को चुना है। उसके बाद दिया है कि एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर साबरमती अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया। कहाँ पे? एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर साबरमती अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया। अफीम पोस्ता की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान के लिए किया गया है। अफीम पोस्ता की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति के तहत किसको घोषणा मिली? मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान के लिए। अगला दिया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शून्य मातृ मृत्यु दर हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बना है। यानी कि पूरे वित्तीय वर्ष यानी 2024 और 25 में एक भी मातृ मृत्यु दर नहीं हुई है, यानी शून्य मातृ मृत्यु दर हासिल करने वाला ये कौन सा राज्य बना है? केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बना है। अम्बु करंगल योजना तमिलनाडु ने प्रारंभ की है। किसने प्रारंभ की है? तो अम्बु करंगल योजना है, ये तमिलनाडु की है। उसके बाद है विशाखापत्तनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में विशाखापत्तनम घोषणा को अपनाया गया। यानी कि विशाखापत्तनम में ही आयोजन हुआ 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ये पूछेगा ना क्वेश्चन में ऐसे कि 28वां जो है 28th राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो विशाखापत्तनम में। ठीक है, अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने पहली बार 11 सदस्यीय विशेष समिति तथा 3 उप समितियों का गठन किया है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने पहली बार 11 सदस्यीय विशेष समिति तथा तीन उप समितियों का गठन किया है। अगला देखते हैं, सतत विमानन ईंधन जीवाश्म ईंधन का जैव आधारित विकल्प है जो अपचनीय तेल और प्रयुक्त खाद्य तेल, शैवाल और कृषि अपशिष्ट से निर्मित होता है। भारत ने 2027 तक 1%, 2028 तक 2% और 2030 तक 5% मिश्रण का लक्ष्य रखा हुआ है। याद रखना है, सतत विमानन ईंधन जीवाश्म ईंधन का जैव आधारित विकल्प है जो अपचनीय तेल और प्रयुक्त खाद्य तेल, शैवाल, कृषि अपशिष्ट से निर्मित होता है। और ये जो मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2027 में 1%, 28 में 2% और 30 तक 5% का लक्ष्य है। अगला दिया है कि गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय में 48वां वार्षिक महासागर विधि एवं नीति सम्मेलन आयोजित किया गया। पूछे गए थे, ऐसे पूछेगा कि ये गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय में 48वां वार्षिक महासागर विधि एवं नीति सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ? तो गुजरात के समुद्री विश्वविद्यालय में। गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय में विषय रखा गया है कि विकासशील देशों की दृष्टि से महासागर शासन। यह सम्मेलन पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला सुरक्षा का वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 जारी किया गया। अगला दे रहा है कि सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और ये झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी व महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। तो इनका स्टैटिक जीके बनेगा, कहाँ के ये राज्यपाल रह चुके हैं, जो कि सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं धनखड़ के बाद। तो ये झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अगला दिया है, अहमदाबाद जिले के लोथल में
राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर विश्व का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर होगा। ये बोल रहा है कि जो गुजरात का अहमदाबाद जिला है, यहाँ पे लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर विश्व का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर होगा। अब हिस्टोरिकल प्लेस है लोथल, जो गुजरात में है। अब इससे क्या क्या मिले हैं साक्ष्य, आप लोग कमेंट में बताइएगा। दिया है अगला कि जापान यात्रा के दौरान पीएम मोदी को शोरी नजन दशमी जी मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा 10वां गुड़िया भेंट की गई। जापान यात्रा के दौरान ये पीएम मोदी को क्या मिला है, तो शोरी नजन दशमी जी मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा दिया गया है 10वां गुड़िया भेंट। इसका संबंध भारत के कांचीपुरम के बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म से है, जिन्हें जापान में दारुमा दाइसी कहा जाता है, याद रखना है। तो असम से है इसका संबंध है कांचीपुरम केरल से। बोधि धर्म से है, जिनमें जापान में दारुमा दाइशी कहा जाता था। एक मिनट। वर्ष 2023-24 में भारत में रेमिटेंस 118.7 अरब डॉलर प्राप्त हुआ और प्रमुख स्रोत अमेरिका है पहला और दूसरा यूएई। तो पहला 23.4% रेमिटेंस के साथ पहला है, यूएई 19.2% रेमिटेंस के साथ दूसरा है। तो अमेरिका पहले, दूसरा यूएई। राज्यवार वितरण में देखें तो महाराष्ट्र पहले नंबर, केरल दूसरे, तमिलनाडु तीसरे को कुल प्रेषण का आधा हिस्सा मिला। किसको? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु को कुल प्रेषण का आधा हिस्सा मिला है। अगला 13 कि WHO के साथ मिलकर जामनगर में विश्व का पहला पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया। WHO के साथ मिलकर जामनगर में विश्व का पहला क्या लिख रहा है, पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया। किसके साथ मिलकर? WHO के। CAG के पहली डिकेटल रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ का कुल सार्वजनिक ऋण 2022-23 में बढ़कर 59.60 लाख करोड़ हो गया है। अब ऐसे याद रखते हैं कि मतलब कि 1757 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कुल सार्वजनिक ऋण कितने हो गए हैं 22-23 में? तो 59.60 लाख करोड़ हो गए हैं, जो 3.39 गुना वृद्धि दर्शाता है। कितना हुआ वृद्धि? तो 3.39 गुना वृद्धि। अगला दिया है कि पंजाब 40.35%, उसके बाद है नागालैंड 37.15%, उसके बाद पश्चिम बंगाल 33.7%, ओडिशा है 8.45% और सबसे कम में दे रहा है, और महाराष्ट्र है 14.64%, गुजरात 16.37% है सबसे कम में। ज़्यादा में पंजाब, नागालैंड, पश्चिम बंगाल है, और ओडिशा और महाराष्ट्र, गुजरात कम में। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय में व्यक्तिगत व्यय का हिस्सा 2013-14 में 64% से घटकर 2021-22 में 39% रह गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय में व्यक्तिगत व्यय का हिस्सा देखिए, व्यक्तिगत व्यय तो ये 13-14 में कितना था? तो 64%। अब ये घट गया है, अब बहुत घट गया है, ये 39% ही अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं लोग। 2021-22 में 39% ही व्यय कर रहे हैं। अगला दिया है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना 5 वर्ष पूर्ण हो गए। पीएम मत्स्य संपदा योजना के 5 वर्ष पूर्ण हो गए, यानी 2020 में चलाए गए थे। ये देखिए, भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश बना है। पहला कौन है? चीन है। तो जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% योगदान देता है। मछली हम लोग कितने, मतलब पूरे भारत में जो उत्पादन होता है, तो पूरे विश्व में ये 8% का योगदान देता है मछली उत्पादन में, भारत अकेले, और ये 8% के साथ दूसरे स्थान पे है और चीन पहले स्थान पे है। भारत सरकार ने वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में वर्तमान 0.06% हिस्सेदारी को 2047 तक सिर्फ 5 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारत सरकार जो है वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में, यानी कि जो जहाज निर्माण करता है भारत, अब वर्तमान में 0.06% की हिस्सेदारी है। अब ये सोच रहा है कि 2047, सोच नहीं रहा है, ये लक्ष्य रखा है कि 2047, जो कि विकसित भारत बनने का भी लक्ष्य 2047, यही 2047 तक सिर्फ 5 देशों में पहुंचेगा। किसमें? वैश्विक जहाज निर्माण में। अगला दिया है कि फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। किसने? फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को बोला है कि स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता मिल गई, मतलब वो उसने दिया है खुद। और यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल ने भी सहमति जताई है, मतलब मान्यता दी है। किसने? यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। अब ये भी फ्रांस भी हो गया। नेक्स्ट दिया है कि बुर्किना फासो
बुर्किना फासो, माली व नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से तत्काल बहिर्गमन की घोषणा की है। तो आपराधिक न्यायालय से तत्काल बहिर्गमन की घोषणा करने वाला कौन कौन है? बुर्किना फासो, माली, नाइजर ने। रोम संविधि के तहत 2002 में स्थापित हेग नीदरलैंड में स्थित केवल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। अगला देखते हैं, दिया है कि अमेरिका, चीन, रूस व भारत सदस्य नहीं है। अमेरिका, चीन, रूस व भारत सदस्य नहीं है। दुबई में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू कांग्रेस में भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया और मुख्यालय इसका बर्न यानी स्विट्जरलैंड के बर्न में है मुख्यालय। दुबई में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया और मुख्यालय इसका बर्न स्विट्जरलैंड का बर्न में है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि यूएन व यूएन अंदेशा द्वारा जारी जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट जारी किया है। अच्छा, ये पूछेगा ना कि जो जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट है किसने जारी किया है? तो यूएन वुमेन एंड यूएन देशा ने जारी किया है। नेक्स्ट है कि फ्रांस के नए पीएम सेबास्टियन लेकोर्न ने पदभार संभाला है। पूछ देगा कि फ्रांस के नए पीएम कौन बने हैं, सितंबर की बात है ये। तो फ्रांस के नए पीएम बने हैं सेबास्टियन लेकोर्न बने, बस याद रखना है, लेकोर्न। आगे दिया है कि स्टैनफोर्ड व आर्क संस्थान के शोधकर्ताओं ने विश्व का पहला पूर्णतः एआई निर्मित वायरल जीनोम तैयार किया है। तो वायरल जीनोम तैयार करने वाला कौन है? स्टैनफोर्ड और आर्क संस्थान के शोधकर्ता विश्व का पहला एआई निर्मित वायरल जीनोम तैयार किया है जो बैक्टीरिया को संक्रमित व नष्ट कर देता है। और इसरो ने गगनयान के कार्यक्रम के अंतर्गत मानव सहनशीलता मिशन प्रोटोकॉल व तकनीक परीक्षण हेतु जीनेक्स नामक एनालॉग प्रयोगों की श्रृंखला शुरू की है। किसने? इसरो के गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत मानव सहनशीलता मिशन प्रोटोकॉल व तकनीकी परीक्षण हेतु ऐसा जीनोक्स नामक एनालॉग प्रयोग की श्रृंखला शुरू की है इसरो ने। और हैदराबाद स्थित CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने स्पिन 90 नामक प्रोटीन की कोशिका संरचना व गति में भूमिका की खोज की है। रूस ने एंटोरोनिक्स नामक mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन को सार्वजनिक किया है। किसने? रूस ने। अगला दिया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल प्रारंभ की जिसके अंतर्गत मनरेगा में जल संरक्षण कार्यों हेतु न्यूनतम व्यय अनिवार्य किया गया है। अति शोषित डार्क जोन ब्लॉकों में 65%, अर्ध गंभीर ब्लॉकों में 40% और अन्य ब्लॉकों में न्यूनतम 30% मनरेगा निधि जल कार्यों पर व्यय अनिवार्य है। और दिया है कि CPCB ने अपनी द्विवार्षिक नदी स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की जिसमें 2023 में स्नान हेतु अनुपयुक्त नदी स्थलों की संख्या 807 दर्ज की गई। 2022 में 815 थी। अब 2023 में स्नान हेतु अनुपयुक्त नदी की संख्या कितनी हो गई है? तो 807। भारत में रोग मुक्त फल वर्धन हेतु कृषि एवं किसान मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से क्लीन प्लांट कार्यक्रम को कार्यान्वयन स्तर पर आगे बढ़ाया जिसमें नर्सरी प्रमाणन, प्रशिक्षण, फसल विशिष्ट निदान प्रोटोकॉल व वित्तीय दिशा निर्देश शामिल है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति जारी की जिसका उद्देश्य 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जित लक्ष्य रखा है, उत्सर्जन प्राप्त करना है। तो नेट जीरो का लक्ष्य रखने वाला भारत जो है पहली राष्ट्रीय भूतापीय नीति जारी की है और इसमें लक्ष्य रखा है कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन करेगा। और ये 2050 तक उसने रखा है ना, 2050 तक चाइना ने। आगे चलते हैं। दिया है कि उद्देश्य की ऊर्जा सुरक्षा GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी व सतत विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य है, इसलिए नेट जीरो वाला रखा है 2070 तक यहाँ दिया है। उसके बाद GSI द्वारा 381 गर्म जल स्रोतों की पहचान की गई है। 2022 के भूतापीय एटलस के अनुसार भारत में 10,600 मेगावाट की क्षमता थी। आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर के नीचे न्यू जर्सी से मेन तक फैले विशाल ऑफशोर मीठे जल एक्वीफर की पुष्टि की है जो समुद्री जल के नीचे भूमिगत जल की पहली वैश्विक ड्रिलिंग पहल है ये अटलांटिक महासागर के नीचे। और दिया है
कि महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना का उद्देश्य द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण व उत्पादन हेतु पुनर्चक्रण क्षमता का विकास करना है। वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्ष की अवधि है इसकी। दिया है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो ने पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का 18वां संस्करण जारी किया है। तो 18वां संस्करण जारी करने वाला कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो ने पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का 18वां संस्करण जारी किया है। अगला दिया है इसमें कि GII 2025 में भारत ने 38.1 के समग्र स्कोर के साथ विश्व के 139 देशों में 38वां स्थान प्राप्त किया है। 139 देशों में 38वां स्थान GII में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और ये जो 2024 में था 39वें स्थान पे था, अब 38वें स्थान, एक स्थान नीचे आया है, मतलब नीचे क्या अच्छा माना जाता है। उसके बाद दिया है कि स्विट्जरलैंड लगातार 15वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। इसमें शीर्ष स्थान पाने वाला कौन सा है? स्विट्जरलैंड। 15वीं बार इसने शीर्ष स्थान पाया है स्विट्जरलैंड ने। वीपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका भी याद कर लेते हैं वीपो का। तो याद करिए आप लोग कि वीपो की स्थापना कब हुई थी, बंद करके इसको, 14 जुलाई 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट चलिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल पीस इंडेक्स का 19वां संस्करण जारी किया है। तीन मुख्य क्षेत्रों में शांति के स्तर को मापता है: सैन्यीकरण की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा संरक्षा, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की तीव्रता। आइसलैंड 2008 से लगातार सबसे शीर्ष अधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। 2008 से ही कंटिन्यू अभी तक, आज तक ये आइसलैंड जो है सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। चेंज नहीं होगा ये इतने, जब 2008 से ही है तो। और रूस जो है 163वें रैंक पर सबसे कम शांतिपूर्ण है। रूस 163वें रैंक पे है, सबसे कम शांतिपूर्ण रूस है। भारत 115वें स्थान पर रहा है, 2024 में 116वें स्थान पे था। तो भारत एक स्थान सुधरा है। तो भारत जो है 115वें स्थान पर रहा, 2024 में क्या था? 116वें स्थान पर था। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 का 6ठा संस्करण जारी किया है। 1 मिनट पानी पी लेती हूँ। तो बोल रहा है कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 का 6ठा संस्करण जारी किया है। उत्तर प्रदेश प्रतिस्पर्धी राज्यों की सूची में शामिल है। ये दूसरे वाले में प्रतिस्पर्धी राज्यों में शामिल है, मध्यम वाली। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत मार्च 2002 में हुई थी। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना आजकल आयोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मतलब जो फेमस चर्चित नहीं है उसी को। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत मार्च 2002 में हुई है। आगे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का 10वां संस्करण जारी हुआ। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पे रहा है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का 10वां संस्करण जारी हुआ। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। लगातार कंटिन्यू IIT मद्रास 7वें वर्ष, याद रखना है। सबका ईयर भी इम्पोर्टेंट है, तो बस याद रखना कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMO द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 जारी की गई है। अब ये IUCN की स्थापना जब हुई थी शायद तभी, मतलब 1948 में हुई थी, तभी ये IMO की भी स्थापना हुई थी। अब देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMO द्वारा वर्ल्ड रैंकिंग, IMO था कि ILO था, थोड़ा सा वो देखिएगा आप लोग। IMO द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 जारी की गई। भारत इस 36.06 समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर खिसक गया है। 2024 में 98वें स्थान पे था, तो 58 स्थान पे था, तो बहुत मतलब गिरावट आई है इसकी रैंकिंग में, यानी 63 स्थान पर चला गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। 26 सितंबर 1942 को हुई थी। आयुष्मान भारत योजना ने अपने 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आयुष्मान भारत योजना अपना 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। और 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड में हुई थी, रांची में। कब हुई थी? तो 23 सितंबर 2018 को हुई थी। अब ये
टोटली 7 वर्ष कंप्लीट किया है। उसके बाद है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एमएनएसटी योजना 2025 से संबंधित जागरूकता गतिविधियों की घोषणा की, जो एक बार की विवाद समाधान पहल है। मध्य प्रदेश सरकार ने, बोल रहा है अगला न्यूज, कि मध्य प्रदेश सरकार ने रिवाइल्डिंग नामक वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण पहल शुरू की है। यानी वन्यजीव संरक्षण पहल का नाम नया है, कौन सा, रिवाइल्डिंग नामक वन्यजीव संरक्षण पहल शुरू की किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण पहल अप्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करती है। कतर ड्यूटी फ्री यूपीआई को अपनाने वाला पहला साझेदार देश बना है कतर। ड्यूटी फ्री यूपीआई को अपनाने वाला पहला साझेदार देश बना है कतर। और दे रहा है कि यूपी देश में सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और पंजाब है। तो शहद उत्पादन में, एक मिनट, शहद उत्पादन में कौन है? तो यूपी पहले पे है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है शहद उत्पादन में, और तीसरे पे पंजाब है, पंजाब। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की स्थापना 14 दिसंबर 1960 को हुई थी। सिंधु वाली समझौता संधि भी हुई थी ना पाकिस्तान के साथ 1960 को। तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। OECD यानी आर्थिक सहयोग एंड विकास संगठन की जो स्थापना हुई थी 1960 में 14 सितंबर को, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। जब किसी सरकार की राजस्व आय उसके राजस्व व्यय से अधिक हो जाती है तो राजस्व अधिशेष कहा जाता है। और ये राजस्व अधिशेष में अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हम लोग कि यूपी पहले नंबर पे है, राजस्व अधिशेष में यूपी पहले नंबर पे है। तो ये बोल रहा है कि जब राजस्व आय जो होती है, इनकम, वो राजस्व व्यय से, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें आय ज़्यादा हो रही है, तो उसी को राजस्व अधिशेष कहा जाता है। उसके बाद दिया है यूपी पहले पे है। उसके बाद देश की कुल जनसंख्या का 9.7% हिस्सा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का हो चुका है। 2011 के से कितना ज़्यादा है? तो 8.6% ज़्यादा है। यानी कि देखिए, जो 2011 में हुआ था वृद्धों की संख्या, मतलब 60 साल के बाद की उम्र वाले लोगों की, तो 8.6% थे, है ना। अब बढ़ गया है, वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश की कुल जनसंख्या का 9.7% हिस्सा हो गया है अब। और पहले कितना था? 8.6%, अब 9.7% हो गया। सर्वाधिक बुजुर्ग आबादी वाला राज्य केरल है। याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य की है? सबसे ज़्यादा आबादी बुढ़ों की आबादी, मतलब बुजुर्गों की। बुढ़े नहीं बोलेंगे, बुजुर्ग बोलेंगे, जो 60 ईयर्स के बाद के हैं। तो कहाँ पे? केरल में सबसे ज़्यादा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अगला दिया है कि चीन के बाद भारत बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हम लोग पढ़े थे ना बांस वाला की, जो पढ़े थे बांस का, कि कब इसको हटा के और बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा के घास की श्रेणी में डाल दिया गया। आप लोग बताएंगे, कल ही के वीडियो में पढ़े हैं। तो ये जो चीन के बाद भारत जो है बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। श्रीनिवास इंजेती को एनएससी गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष ही, देखिए, श्रीनिवास इंजेती को एनएससी गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईएएस राजित पुहियानी को फसाई का सीईओ बनाया गया। राजित को क्या बनाया गया? फसाई का सीईओ बनाया गया है, आईएएस है। और अनुतिन चार्न वीराकुल, यानी अनुतिन चार्न वीराकुल थाईलैंड के नए पीएम बने हैं। तो पूछ देगा कि थाईलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? तो अनुतिन चार्न वीराकुल बने हैं। अनुतिन याद रखते हैं। उसके बाद है, उन्होंने गटर्न शिनावात्रा की जगह ली। पेंटो होगा, पेंटो गटर्न, तो शिनावात्रा की जगह ली है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दे रहा है कि ब्रिटेन के पीएम किर स्टारमर ने डेविड लैमी को देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ब्रिटेन के पीएम जो है किर स्टारमर, ये ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति किए हैं डेविड लैमी बने हैं ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री। कौन? डेविड लैमी। अगला दिया है पंजाब में आई भीषण बाढ़ के लिए भारतीय सेना ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन राहत शुरू किया है। तो ऑपरेशन राहत कब शुरू किया गया? मतलब ये पंजाब में जो आई थी भीषण बाढ़, उसी टाइम ये राहत शुरू की गई थी। ऑपरेशन बाढ़ के मतलब भारतीय सेना ने किया बड़े स्तर पर सहायता देने के लिए। नेपाल और चीन की सेनाओं ने सागरमाथा मैत्री 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास काठमांडू में किया है। काठमांडू में किया है कौन? नेपाल और चीन ने। नेपाल के काठमांडू में चीन और नेपाल की सेनाओं ने सागरमाथा मैत्री, पूछ देगा कि किस किस के बीच होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो सागरमाथा मैत्री, ये होता है नेपाल और चीन के बीच।
चलते हैं आगे। कह रहा है अगला कि तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ने स्वर्णमुखी नदी तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ने स्वर्णमुखी नदी के पुनर्जीवन के लिए ऑपरेशन स्वर्ण शुरू किया। बेंगलुरु के बिदाड़ी में भारत का पहला सबसे बड़ा एआई संचालित शहर बनाया जाएगा। कहाँ? बेंगलुरु में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये कि कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु के बिदाड़ी में भारत का पहला सबसे बड़ा एआई संचालित शहर बनाया जाएगा, जिसका नाम ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगा। नाम क्या रखा जाएगा? ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप। अगला दिया है इसमें कि डेमोक्रेसी हार्टलैंड, एस.वाई. कुरैशी की पुस्तक है। एस.वाई. कुरैशी की पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड। संविधान का क्यों मायने रखता है? संविधान क्यों मायने रखता है? ये जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पुस्तक है। तो हम लोग कुरैशी की पुस्तक हार्टलैंड से याद कर लेते हैं। चंद्रचूड़ की पुस्तक को संविधान क्यों मायने रखता है इससे याद करते हैं, जो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। अगला, दोनों की पुस्तक इंपॉर्टेंट है। तो द चोला टाइगर्स, ये पुस्तक है द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ की पुस्तक को किसने लिखा है? अमिश त्रिपाठी ने। तो त्रिपाठी जी ने लिखा है, अमिश त्रिपाठी जी ने ये चोला टाइगर्स एंड द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। थोड़ी सी की पॉइंट पकड़ते हैं इसकी। ऑपरेशन सिंदूर पर किसने पुस्तक लिखी है? ढिल्लन ने पुस्तक लिखी है। तो ये KJS ढिल्लन है, इन्होंने ही पुस्तक लिखी। ढिल्लन ही याद रखते हैं, अच्छा नाम है। ऑपरेशन सिंदूर, ढिल्लन। आगे देखते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को। हम लोग एक डेट याद किए थे, 17 सितंबर। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे है, आप लोग कमेंट में बताइए। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, और 2025 की थीम रखी गई है विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 17वां संस्करण यूएई में T20 फॉर्मेट में किया गया। पूछेगा कि सबसे पहले कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ये तो हो गया था। पूछेगा कि पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजन हुआ था इसका? तो ये यूएई में हुआ था, T20 फॉर्मेट में यूएई में। कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था, 17वां। भारत ने पाकिस्तान को हरा के 5 विकेट से हराया था भारत ने, और रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप अपने नाम किया है। तो भारत 9वीं बार एशिया कप अपने नाम करने वाला, और पाकिस्तान को हरा के, कितने? 5 विकेट से हरा के भारत का पहला देश बना जिसमें 2 बार वनडे और T20 फॉर्मेट में एशिया कप खिताब जीता है। यानी 2 बार वनडे में, 2 बार T20 फॉर्मेट में, दोनों बार मतलब 2 बार जीता है एशिया कप का खिताब। भारत पहला देश बना है, ये बहुत गर्व की बात है। आई लव माई इंडिया, वी लव आवर इंडिया। तो देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा जो है, प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा को चुना गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को चुना गया, यानी वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये मैच हो गया, टूर्नामेंट किसको चुना गया? अभिषेक शर्मा को चुना गया है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज विजेता बने हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कार्लोस अल्कराज जो है विजेता बने हैं, और जैनिक सीनर को हरा के, उप विजेता है ये, जैनिक सीनर को हराया है। महिला एकल में भी आर्याना साबालेंका विजेता बनी है ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। तो पुरुष वाले में कार्लोस अल्कराज विजेता, महिला में आर्याना साबालेंका। किसको हराई है ये? अमांडा अनी शिमोवा को हराई है, वो विजेता है ये। और पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस पर फिल्म चलो जीते हैं, फिल्म क्या आई थी? चलो जीते हैं, पुनः रिलीज की गई है। यानी कि जो पीएम मोदी की 75वां जन्म दिवस था, कब मनाया जाता है इनका जन्म दिवस? 17 को कि 16 को? आप बताइए। मोदी जी का जन्म दिवस दिया है कि पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस पर फिल्म चलो जीते हैं पुनः रिलीज हो गई। वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए चीन ने के वीजा शुरू करने की घोषणा कर दी है। उसके बाद दे रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ उद्घाटित किया गया? तो ये यूएई में उद्घाटन हुआ इसका। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर। और भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खुलेगा? तो यहाँ पे उद्घाटन हुआ है यूएई में, ठीक है, यूएई में हुआ। नेक्स्ट है कि फ्रांस में सरकार की नीतियों के खिलाफ ब्लॉक एविथ्रिंग मूवमेंट हुआ है। कहाँ पे? तो फ्रांस में हुआ है। सरकार की नीतियों के खिलाफ ब्लॉक एविथ्रिंग
मूवमेंट। अब चलिए संयुक्त यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में 377 मीटर यानी 1237 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल सीएल दुबई मरीना बन रहा है। वाह! तो सबसे बड़ा होटल यानी कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा होटल कहाँ बन रहा है? यूएई के दुबई में बन रहा है। कितने मीटर ऊंचा? तो 377 मीटर ऊंचा, 377 मीटर ऊंचा यानी 1237 फीट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है सीएल दुबई मरीना। नाम इसका नाम क्या रखा गया? सीएल दुबई मरीना। तो दुबई से नाम याद है तो ऐसे पता चल जाएगा, लेकिन यदि ऐसे दे देगा ना कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कहाँ है तो यूएई में है, ये याद करना पड़ेगा। और कौन सा है? तो सीएल दुबई मरीना। नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 89 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप देखा गया है। तो पीलीभीत में देखा गया है कुकरी सांप 89 साल बाद। अगला दिया है कि आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान यानी पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के सरीसृप जीवों को 51 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। विशाखापट्टनम के तट पर धारीदार डाल्फिन का एक समूह देखा गया। पूछ देगा कि विशाखापट्टनम के तट पर कहाँ पे धारीदार डाल्फिन का समूह देखा गया है? तो विशाखापट्टनम के तट पर। मणिपुर प्राणी उद्यान ने पहली बार एशियाई विशाल कछुए का सफल कृत्रिम उष्मायान किया है। किसने उष्मायान किया है? उष्मायन मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान ने पहली बार किया एशियाई विशाल कछुए का सफल कृत्रिम उष्मायान। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने नाइट्रेट और नाइट्राइट आयनों का ऑन साइट विश्लेषण करने के लिए पोर्टेबल आयन क्रोमेटोग्राफ एक्वामोनिट्रिक्स विकसित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। एम्स दिल्ली ने आत्महत्या रोकने के लिए नेवर एलोन ऐप लॉन्च किया है। पूछ देगा कि नेवर एलोन ऐप यानी आप अकेले नहीं है, कभी अकेले नहीं है, आप लोग के साथ ये ऐप है। कौन सी ऐप है? नेवर एलोन ऐप है। एम्स दिल्ली ने नई आत्महत्या को रोकने के लिए ऐसा किया है। भारतीय नौसेना का नया नेवल बेस आईएनएस अरावली को गुरुग्राम में शामिल किया है। तो भारतीय नौसेना का नया जो नेवल बेस आईएनएस अरावली को गुरुग्राम में शामिल किया गया। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने स्पेन की कंपनी इंदिरा के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पहला 3D एयर सर्विलांस रडार लॉन्जा दिया है, तो लॉन्जा एन कमीशन किया है। ठीक है, कौन? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्पेन की कंपनी इंदिरा के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पहला 3D एयर सर्विलांस रडार लॉन्च किया। कमीशन कौन? मतलब ये इंदिरा के साथ, याद रखना कहाँ की कंपनी है? स्पेन की कंपनी है इंदिरा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत भारत का पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र मोरक्को में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत भारत का प्रथम रक्षा विनिर्माण संयंत्र मोरक्को में स्थापित किया जाएगा। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में तीवा जनजाति द्वारा लंगुरबुन त्योहार मनाया गया। असम की कार्बी आंगलोंग जिले में तीवा जनजाति द्वारा लंगरबुन होगा कि लंगखुन होगा? लंगखुन नहीं होगा, लंगरबुन होगा। त्योहार मनाया गया कहाँ के? असम के कार्बी आंगलोंग जिला में। 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। यानी कि जो महोत्सव से है कि कहाँ मनाया गया है? तो 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर में। एमपी मध्य प्रदेश स्थित जाबरी मंदिर, जिसमें 7 फुट ऊंची बिना सिर वाली विष्णु की मूर्ति स्थित है, खजुराहो स्मारक समूह का हिस्सा है। पूछ देगा कि जो ये 7 फुट की ऊंची बिना सिर की विष्णु की मूर्ति कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? जाबरी मंदिर में मध्य प्रदेश में खजुराहो स्मारक का हिस्सा है। आगे कह रहा है कि भारतीय फिल्म होम बाउंड निर्देशक नीरज घेवान को ऑस्कर 2026 पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है कैटेगरी में। किसको? होम बाउंड निर्देशक नीरज घेवान को। अगला दिया है कि पीएम मोदी ने 51 यानी कि 51 शक्ति पीठों में से एक माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पुनर्विकसित मंदिर का उद्घाटन त्रिपुरा के उदयपुर में किया है। अभी उदयपुर झील को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे उदयपुर झील कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में है, और ये कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है, बिहार में। और ये उदयपुर जो बोल रहा है, इसको 51 शक्ति पीठों में एक माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पुनर्विकसित मंदिर का उद्घाटन त्रिपुरा के उदयपुर में किया है। चलिए आगे देखते हैं
कि जो सेबी है, SEBI, सेबी भारत के बाजारों में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों की पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक नया नियामक ढांचा स्वागत FI लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने, मतलब प्रधानमंत्री ने, देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश के धार जिले में भैंसोला गांव में किया है। भैंसोला गांव में, तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश के भैंसोला गांव कौन, धार जिले के भैंसोला गांव में मोदी जी ने पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास रखा है। सेबी द्वारा हम लोग अभी स्वागत FI लॉन्च किया गया है, पढ़े हैं। अगला देखते हैं, लास्ट पेज है ये, कि अपेडा ने भारत के कृषि खाद्य निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल की शुरुआत की है। किसने भारतीय पहल की शुरुआत की है? अपेडा ने भारत के कृषि खाद्य निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए। एताना बोनमाटी लगातार 3 बार बैलन डी और जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। कौन? तो एताना बोनमाटी। अगला दिया है कि स्मृति मंधाना 50 गेंद में, स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक लगाया है। और ये विराट कोहली का, मतलब वो पीछे की है, रिकॉर्ड तोड़ी है, हम लोग पढ़े थे ना वो 52 गेंद में बनाए थे विराट कोहली, और ये शतक लगाए हैं T20 में, वनडे एग्जाम में, सॉरी वनडे में 50 गेंद में शतक लगाई हैं। वो 52 गेंद में विराट कोहली लगाए थे। अच्छा, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह बने हैं। याद रखना है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट ले लिए हैं। कौन? पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं अर्शदीप सिंह। अमित शाह ने स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन गांधीनगर में किया है। कहाँ किया है? तो गांधीनगर में किया है उद्घाटन। अगला दे रहा है कि RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को IMF में 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो IMF के 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये उर्जित पटेल हैं। उर्जित पटेल कौन थे? RBI के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल। प्रीति सदन को संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निकाय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है। प्रीति सदन को चुना गया है। और अगला दिया है कि यूनुस अहमद केरल के NRI व्यवसायी को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो खत्म हो गया ये सितंबर की मंथ की सारी प्लेलिस्ट में चारों वीडियो मिल जाएंगी। एक तो द हिंदू PIB नोट से बनाया गया है, ठीक है, द हिंदू PIB नोट से, तो पहली और दूसरी 2 वीडियो उसकी है, और फिर दो वीडियो जो है ये मतलब भैया द्वारा नोट्स बनाया गया है उससे है, ठीक है। आप सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच। अपने अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि सभी को लाभ मिले।